नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निर्णय पीसीएस में। कल कल तक जो 2 वीडियो हमने दिए आपको, उसमें हमने पहले वीडियो में इतिहास की उपयोगिता क्या है, इतिहास क्यों पढ़ना चाहिए, उसके उपयोग के बारे में बात की थी। और जो उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आया था, उसमें दरअसल इतिहास का विभाजन किस तरीके से किया गया है, उसको हमने विस्तार से समझा था। आज हम अपने वीडियो में इतिहास का जो हमारा सिलेबस है आईएएस में या यूपीपीसीएस में, उस सिलेबस को एक बार समझने का प्रयास करते हैं और फिर उसको इस सिलेबस को विस्तार से देखेंगे कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए। तो आपकी जो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस है, अपने आयोग की वेबसाइट पर देखा होगा, तो प्रारंभिक परीक्षा के सिलेबस में इतिहास के टॉपिक को देखेंगे तो वहाँ केवल एक बात लिखी हुई है कि भारत का इतिहास एवं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये लाइन लिख करके सिलेबस को खत्म कर दिया गया है। भारत का इतिहास तो हमने 2 दिन से आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि भारत के इतिहास को, जो कल हमने डिवाइड किया कि भारत के इतिहास को हम 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं: प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत के इतिहास। तो यहाँ केवल भारत के इतिहास की बात हो रही है। इसका मतलब हुआ कि इसमें 3 इतिहास शामिल हो रहे हैं अपने आप में, विश्व इतिहास नहीं, केवल भारत का इतिहास। और एक और टर्मिनोलॉजी जोड़ी गई है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो आप समझेंगे कि जब यहां लिखा कि भारतीय इतिहास, तो इसमें नेशनल मूवमेंट अपने आप आ गया। आधुनिक भारत के इतिहास, भारत के इतिहास का पार्ट है एक, तो उसमें अपने आप में ये पार्ट आ जाता है। लेकिन फिर भी इसको अलग से डिफाइन किया गया, अलग से लिखा गया है। इसका मतलब ये है कि मॉडर्न हिस्ट्री के जो राष्ट्रीय आंदोलन वाला जो पार्ट है, उस पर विशेष जोर दिया जा रहा है। आप देखेंगे कि 2014 में जब से ये सिलेबस लागू किया आयोग ने, तो 2014, 15, 18 और 19 तक जो प्रक्रिया रही, उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से प्रीलिम्स में सवाल पूछने की प्रक्रिया ज़्यादा थी। और उसमें अभी भी वर्तमान प्रक्रिया चल रही है, लेकिन अब सवाल थोड़े से मॉडर्न हिस्ट्री कम हुए हैं। तो ये नहीं है कि निरंतर कम रहेंगे या कभी पूछे ही नहीं जाएंगे। तो आप देखेंगे अगर यहाँ भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन लिखा है, तो इसका मतलब है कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से हमेशा सवाल पूछे जाएंगे। ठीक, तो ये हमारे प्रीलिम्स की बात हो जाती है। हम इस सिलेबस को और डिफाइन करेंगे आगे। और मेंस के सिलेबस में जो लिखा हुआ है, जैसे मेंस का सिलेबस मैंने अलग लिखा हुआ है और आपके पास होगा भी हार्ड कॉपी में, आप देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है प्राचीन काल से आधुनिक काल तक का कला एवं संस्कृति। ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है समझने की। यहाँ आयोग ने ये मेंस का जो सिलेबस है ना हिस्ट्री का, इस सिलेबस को बिल्कुल डिफाइन कर दिया आयोग ने। यहाँ कंफ्यूजन का मामला है ही नहीं। कंफ्यूजन इधर है कि भारत का इतिहास लिखा है, फिर मॉडर्न हिस्ट्री को अलग से लिखा हुआ है, कंफ्यूजन वाली बात होती है। लेकिन यहाँ कोई कंफ्यूजन नहीं, यहाँ सिलेबस को पूरी तरह डिफाइन कर दिया है। प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला एवं संस्कृति, तो यहाँ आर्ट एंड कल्चर की बात की जा रही है, यहाँ राजनीतिक इतिहास की बात नहीं की जा रही है। जैसे आप मौर्य काल पढ़ते हैं, तो मौर्य काल को पढ़ने के दौरान, जैसे मौर्य काल हम पढ़ते हैं तो उसमें राजनीतिक इतिहास अलग पढ़ते हैं, और उसका आर्थिक इतिहास पढ़ते हैं, फिर उसका सामाजिक इतिहास पढ़ते हैं, और उसमें कला संस्कृति का पार्ट पढ़ते हैं। तो जैसे मेरा पढ़ाने का जो तरीका है, हम एक ही साथ में पढ़ेंगे। लेकिन आप समझिए, यहाँ मेंस में कला संस्कृति की बात कर रहा है, इसमें राजनीतिक इतिहास की बात नहीं हो रही है, सामाजिक इतिहास की बात नहीं हो रही है, आर्थिक इतिहास की बात नहीं हो रही है। इसका मतलब यह हुआ कि आपके मेंस में अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, औरंगजेब, इनके बारे में सवाल नहीं पूछेंगे। यहाँ सवाल पूछेंगे कि अकबर के टाइम पर कौन कौन से स्थापत्य कला का निर्माण किया गया, शाहजहां के द्वारा कौन कौन से स्थापत्य बने, उनकी क्या विशेषताएं थी, कौन कौन सी बिल्डिंग बनी, कहाँ कहाँ बनी है, तो उनके बारे में सवाल होगा। कला संस्कृति का मतलब ये है। और जब दूसरा पार्ट देखेंगे आप, 18वीं सदी के मध्य से लेकर, 18वीं सदी का मतलब हुआ 1750, 18th सेंचुरी की बात हो रही है। 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान तक का आधुनिक भारतीय इतिहास, लाइन महत्वपूर्ण, वर्तमान समय तक का इतिहास। अब वर्तमान का मतलब क्या हो गया, आज तक की बात कर रहा है, 17वीं सदी से लेकर के और आज तक के इतिहास की बात कर रहा है, मतलब करंट का मुद्दा इतिहास में। पूरी लाइन पढ़ते, भारतीय इतिहास महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व, महत्वपूर्ण घटनाएं, व्यक्तित्व और विषय। तो इसका सीधा मतलब ये हो रहा है कि 1750 से लेकर के इतिहास में जितनी भी घटनाएं घटी हुई हैं, अब वो चाहे हरित क्रांति रही हो या भारत सरकार की पंचवर्षीय योजना रही हो
या आप देखेंगे कि जो लोक कल्याण के लिए योजना भारत सरकार की चलती रही है वो आपके वर्तमान के इतिहास तक आ जाएंगे। वैसे अगर आप सवाल देखेंगे पिछले साल जो आए हुए हैं इस पोर्शन से, तो पंचवर्षीय योजना से सवाल हैं, कृषि हरित क्रांति से सवाल हैं, कई सारे सवाल हैं जो बार बार पूछे गए हैं। तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ से आप आज तक के मतलब है कि बहुत सारी चीजों के सवाल रहे हैं। स्वतंत्रता, तो अगला पॉइंट है कि स्वतंत्रता संग्राम के विभिन्न चरण। अब स्वतंत्रता संग्राम के जो चरण हैं, तो इसमें 18वीं सदी से लेकर के जो इतिहास है, जैसे कांग्रेस की स्थापना होती है तो यहाँ से हम कहते हैं उदारवादी चरण, और 1885 से लेकर के 1905 तक लेकर के चलते हैं, और 1905 से लेकर के हम कहते हैं उग्रवादी चरण, और उसमें क्रांतिकारी घटना है, और फिर गांधीवाद। ये 3 चरण मॉडर्न हिस्ट्री के माने जाते हैं। तो उनकी बात हो रही है कि महत्वपूर्ण विभिन्न चरण, जिसमें उदारवाद, उग्रवाद, क्रांतिकारी घटना है और गांधीवाद, ये 3 चरणों की बात हो रही है जो हम पढ़ेंगे। इसमें भाग लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, यहाँ व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल पर सवाल पूछा गया है, बाल गंगाधर तिलक के योगदान पर सवाल पूछा है ना, सुभाष चंद्र बोस पर सवाल पूछा है, गांधी और नेहरू के कार्य पद्धति पर सवाल पूछा है, डॉक्टर अम्बेडकर पर सवाल पूछा है। मतलब ये जो लाइन लिखी हुई है कि इसमें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले महत्वपूर्ण व्यक्तित्व, तो आप जितने भी इसमें महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं उन सारे व्यक्तियों के कार्यों पर चर्चा करेंगे डिटेल में, क्योंकि सवाल पूछे जा रहे हैं, क्योंकि सीधी सीधी लाइन लिखी हुई है। मैंने शुरू में बताया कि मेंस का जो सिलेबस है उसको बिल्कुल डिफाइन कर दिया गया है, जिसको और इस सिलेबस को देख करके आप पिछले साल के सवाल देखिए, आप सवाल देखेंगे तो हूबहू इन लाइनों से सवाल पूछे गए। एक भी वर्ष ऐसा नहीं जा रहा है जो किसी न किसी व्यक्ति के बारे में सवाल नहीं पूछा जा रहा हो। जैसे मैंने बताया कि अम्बेडकर के बारे में, नेहरू के बारे में, पटेल के बारे में, सुभाष के बारे में सवाल पूछे गए हैं, तो क्योंकि सिलेबस में लिखा है महत्वपूर्ण व्यक्तित्व। और उसके बाद देखेंगे उनका योगदान। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद देश में एकीकरण, ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट। जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश के हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती थी 565 देशी रियासतों का एकीकरण, जो अपने अपनी स्वतंत्रता का दावा कर रही थी। तो उन्हीं रियासतों के एकीकरण की बात हो रही है कि रियासतों का एकीकरण कैसे किया गया, रियासतों के एकीकरण में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी थी, या इन रियासतों के एकीकरण के लिए हमारे सामने कौन सी चुनौतियां थी। आप देखेंगे इन देशी रियासतों के एकीकरण से हर बार कोई ना कोई सवाल पूछा गया है। ठीक है, और नेक्स्ट चैप्टर बचता है हमारा कि विश्व इतिहास में 18वीं सेंचुरी की घटनाएं, विश्व इतिहास में 18वीं सदी की महत्वपूर्ण घटनाएं। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ सिलेबस में जो घटनाएं डिफाइन की गई हैं उसमें देखेंगे तो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम, फ्रांसीसी क्रांति, है ना, और रशिया की क्रांति, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण। तो ये जो सिलेबस लिखे गए हैं वो ये 18वीं सदी में विश्व इतिहास की घटना है, जिसमें हम लोग पुनर्जागरण से शुरुआत करते हैं, जिसमें पुनर्जागरण है और फिर धर्म सुधार आंदोलन है अपने आप में। वो मॉडर्न हिस्ट्री का क्या सिलेबस है, हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे तो देखेंगे, लेकिन महत्वपूर्ण घटना यही है। जैसे मैंने बताया कि पुनर्जागरण, धर्म सुधार आंदोलन, स्वतंत्रता संग्राम, अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम, और उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति, और उसके बाद देखेंगे रशिया की क्रांति, जर्मनी का एकीकरण, इटली का एकीकरण, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध। इस तरीके से हमारे विश्व इतिहास का सिलेबस है। तो ये सिलेबस हमारे आयोग ने लिखा है, आयोग ने दिया हुआ है। आप इनकी लाइनें देखेंगे तो इन लाइनों से डायरेक्ट सवाल पूछे जा रहे हैं। यदि आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं मेंस के लेवल पर, तो इन लाइनों को पढ़ करके आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। जैसे प्राचीन काल से आधुनिक काल तक कला संस्कृति, तो आप लिख लीजिए हड़प्पा सभ्यता की कला संस्कृति अलग कर लीजिए, मौर्य काल की कला संस्कृति अलग कर लीजिए, फिर मौर्योत्तर काल की कला संस्कृति अलग कर लीजिए, गुप्त काल की कला संस्कृति, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे, दिल्ली सल्तनत की, फिर मुगलों की। तो आप देखेंगे आपके पास इस वाला पॉइंट का नोट्स पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और उसके बाद आप देखेंगे 18वीं सदी के मध्य से लेकर वर्तमान घटना, तो ये मॉडर्न हिस्ट्री का पार्ट है, इसको डिटेल से पढ़ा जाता है। तो यहाँ तो सिलेबस डिफाइन किया गया है, इधर सिलेबस डिफाइन नहीं है। तो मैं इस सिलेबस को थोड़ा डिफाइन करता हूँ कि हम पढ़ेंगे कैसे सिलेबस को। हम इस इतिहास के सिलेबस को ऐसे पढ़ेंगे जैसे प्रीलिम्स और मेंस दोनों एक साथ कवर हो जाए हमारे, है ना। हम ऐसे काम नहीं करेंगे कि प्रीलिम्स को अलग पढ़ रहे हैं, मेंस के अलग पढ़ रहे हैं,
हम दोनों सिलेबस दोनों टॉपिकों को इस तरीके से पढ़ेंगे कि हमारे एक ही बार में कंप्लीट हो जाए। देख, तो इसका जो विभाजन हम करेंगे वो ऐसे रहेगा। जैसे फिल्म्स की बात करते हैं तो फिल्म्स के सिलेबस को हम एक बार डिवाइड कर लेते हैं कैसे कैसे है। तो यहाँ हम जैसे पढ़ेंगे प्राचीन भारत का इतिहास, प्राचीन इतिहास, और दूसरा पार्ट रहेगा हमारा मध्यकालीन, मध्यकालीन का इतिहास। तीसरा रहेगा हमारा आधुनिक भारत का इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, है ना। और चौथा टॉपिक रहेगा कला और संस्कृति, कला एवं संस्कृति, क्योंकि प्रीलिम्स में भी कला संस्कृति सवाल आते हैं। और मेंस के सिलेबस की बात करें, अगर इसको हम थोड़ा सा डिफाइन करें कि यहाँ क्या है और कैसे पढ़ना है, तो आप देखेंगे इसमें हम विश्व इतिहास को और कनेक्ट कर देंगे। हमारा सेम सिलेबस यही रहेगा प्रीलिम्स को लेकर के, मेंस को लेकर के, जो यहाँ हमने लिखा हुआ है ना। जैसे प्राचीन के इतिहास हम पढ़ेंगे, तो प्राचीन के इतिहास में हमारी मुख्य परीक्षा में कला संस्कृति है, तो प्राचीन, यहाँ प्राचीन इतिहास भी पढ़ना पड़ेगा हम, जो प्राचीन भारत के प्राचीन इतिहास भी है यहाँ पर, है ना। मध्यकालीन में मिडिवल का कल्चर पढ़ना पड़ेगा, तो मध्यकालीन भी हो जाएगा यहाँ पर। और आधुनिक भारत का इतिहास, तो ये पूरा आएगा, आधुनिक भारत का इतिहास पूरा पढ़ेंगे। कला संस्कृति, इसको हम साथ साथ पढ़ रहे होंगे, ये भी लिख देते हैं, कला संस्कृति भी पढ़ेंगे यहाँ पर, आर्ट एंड कल्चर भी पढ़ेंगे। और यह हमारा विश्व इतिहास और पढ़ेंगे हम, ये टॉपिक और रहेगा विश्व इतिहास। तो आपके प्रीलिम्स वाले सिलेबस में ऊपर वाले मेंस वाले सिलेबस काम आएंगे, है ना, लेकिन विश्व इतिहास काम नहीं आएगा। इस तरीके से पढ़ेंगे। अब जैसे हमने कहा कि हम प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ेंगे, तो प्राचीन भारत के इतिहास में मैं थोड़ा डिवाइड करके बता देता हूँ कैसे पढ़ेंगे। तो ये मॉडर्न 12 हमारा जो आर्ट एंड कल्चर वाला पार्ट है कैसे क्लियर हो जाएगा। जैसे आपके सिलेबस में लिखा था ना, प्राचीन से लेकर के आधुनिक कला संस्कृति का इतिहास। तो देखिए, जैसे मैं उदाहरण के तौर पर लेता हूँ, जैसे हमने पढ़ा मौर्य काल, मौर्य काल। अब मौर्य काल को हम इस तरीके से पढ़ें कि हमारा प्रीलिम्स और मेंस दोनों के सवाल क्लियर हो जाएंगे। तो मौर्य काल जो पढ़ाने का तरीका रहेगा, इसमें मैं पहला पोर्शन बनाऊंगा राजनीतिक इतिहास, राजनीतिक, और दूसरा पोर्शन पढ़ेंगे हम आर्थिक, और चौथा पढ़ेंगे, तीसरा पढ़ेंगे हम सामाजिक, सामाजिक, और चौथा पोर्शन पढ़ेंगे हम कला और संस्कृति। तो हम मौर्य काल पढ़ रहे होंगे, ये स्ट्रक्चर बनाएंगे। जब हम मौर्य के बाद गुप्त पढ़ेंगे, तो यहाँ गुप्तों को रख देंगे, सेम स्ट्रक्चर यही रहेगा। यहाँ हम दिल्ली सल्तनत रख देंगे, सेम स्ट्रक्चर रहेगा। मुगल रख देंगे, सेम यही रहेगा। हम केवल यहाँ सब्जेक्ट चेंज करेंगे, टॉपिक हमारे यही रहेंगे। हमारे मेंस में क्या है, कला और संस्कृति, जो लास्ट में हम कवर करते चलेंगे। राजनीतिक इतिहास में हम राजाओं को, शासकों को पढ़ेंगे, जैसे चंद्रगुप्त मौर्य है, समुद्रगुप्त है ना, चंद्रगुप्त द्वितीय है, अलाउद्दीन खिलजी है, मोहम्मद बिन तुगलक है। तो ये सारे शासकों को जिक्र करेंगे अलग अलग टॉपिकों में। अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आप पढ़ेंगे कृषि, एग्रीकल्चर, यहाँ पढ़ेंगे हम पशुपालन, यहाँ पढ़ेंगे अगर उस समय कोई उद्योग है तो उसको पढ़ेंगे। यहाँ पढ़ेंगे हम व्यापार वाणिज्य को, व्यापार वाणिज्य को, ठीक। और हम पढ़ेंगे यहाँ कर, जो टैक्स वगैरह लगते हैं, और थोड़ी सी भूमि के बारे में पढ़ेंगे। इतनी बातें हम लोग यहाँ पढ़ रहे होंगे। समाज में क्या पढ़ेंगे हम, तो समाज में हम पढ़ेंगे वर्ण व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था रहेगी, महिलाओं की स्थिति पढ़ेंगे हम, महिलाओं को पढ़ेंगे, है ना। ये हम रीति रिवाजें पढ़ेंगे, रीति रिवाज परंपराओं को पढ़ेंगे, जात व्यवस्था, ठीक। ये सारे टॉपिक रहेंगे। और कला संस्कृति में हम वही, कोई भवन बना हुआ है ना, कोई इमारत है, सिक्के चलाए गए हैं कोई, तो ये कला संस्कृति के जो भी पार्ट होगा वो सारी बातें हम यहाँ पढ़ रहे हैं। तो इस तरीके से जब हम इतिहास को पढ़ेंगे, कवर करेंगे,
तो हमारा लगभग पूरा पोर्शन, चाहे वो फिल्म्स का हो या मेंस का हो, सब कुछ कवर हो जाएगा। आपका इसमें कोई टॉपिक नहीं छूटेगा। चाहे फिल्म्स में सवाल पूछें, मेंस में सवाल पूछेंगे, तो ये सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। विश्व इतिहास को आप अलग से देख रहे होंगे, तो इस तरीके से जो कंटेंट होगा लगभग कम पूर्ण हो जाएगा हमारा इतिहास पढ़ने का। देखिए, अभी हमने जो देखा कि इतिहास को किस तरीके से पढ़ेंगे, आज जो हम अभी देखेंगे कि इतिहास को दरअसल कौन कौन सी सोर्सों से पढ़ेंगे। आप देखेंगे आईएएस में जो प्रीलिम्स में जो सवाल पूछे जा रहे हैं, उसमें एनसीईआरटी की बहुत बड़ी भूमिका है। प्रीलिम्स में पूछे जा रहे हैं या मेंस में पूछे जा रहे हैं, तो एनसीईआरटी की अपनी भूमिका है। तो जैसे यदि हम एंशिएंट हिस्ट्री की बात करते हैं, तो एंशिएंट इतिहास, प्राचीन भारत के इतिहास को पढ़ने के लिए मैंने जो तरीका तैयार किया है उसको समझिए। जैसे सवाल की प्रक्रिया क्या रहती है, जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बताता हूँ आपको। इतिहास की अपने आप में जैसे बड़ी भूमिका ये है कि इतिहास में दरअसल बिखराव बहुत ज़्यादा है, किताबें बहुत ज़्यादा लिखी गई हैं, तो हम सवालों को कैसे टच कर पाए। अब जैसे वो सवाल कैसे पूछे जाते हैं, जैसे उदाहरण के द्वारा बताता हूँ। जैसे 1857 पर सवाल पूछा जाता है कि 1857 क्रांति में प्रतीक चिन्ह क्या थे। तो आप जब कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी में चपाती को प्रतीक चिन्ह के रूप में दर्शाया गया। और वही जब आप कोई और किताब पढ़ेंगे, जैसे स्पेक्ट्रम पढ़ते हैं लोग मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, तो स्पेक्ट्रम में प्रतीक चिन्ह के रूप में कमल को बताया गया है। अब समस्या ये आती है कि अगर बच्चा कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ के जाता है तो भी सवाल हल नहीं हो रहा है, और स्पेक्ट्रम पढ़ के जा रहा है तो भी सवाल हल नहीं हो रहा है। तो हमारे सामने सवाल ये है, समस्या ये है कि हम तैयारी के दौरान सवालों कैसे हल कर पाए, ये दोनों जानकारी हमको कैसे प्राप्त होगी। तो ये काम बच्चा अपने टाइम पे तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हमारे छात्र जीवन में पढ़ने के लिए समय बहुत कम होता है ना। हमारे पास कई सारे सब्जेक्ट होते हैं, हमें इतिहास पढ़ना है, भूगोल पढ़ना है, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और फिर करंट अफेयर पढ़ना है, तो अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। तो आप देखेंगे कि जैसे मैंने जो पढ़ने का वैज्ञानिक तरीका जो विकसित किया है, या जो पढ़ाऊंगा जो चीज़ें, तो उसमें आप देखेंगे कोई चीज़ छूटेगी नहीं। अब जैसे बच्चे कह रहे थे आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए, 6 से लेकर 12 तक एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। अब समस्या ये आती है कि बच्चा जैसे 6 की एनसीईआरटी कंप्लीट करता है और 7th की पहुंचता है, 6 की में उसने पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री और 7th में मिडिवल पढ़ रहा है, और जैसे ही 8 में पहुंचा मॉडर्न पढ़ रहा है, 9th में विश्व इतिहास पढ़ रहा है, और फिर 10th में पहुंचा तो फिर मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ रहा है, 11th में फिर जाकर के वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रहा है, और 12th में जाकर के फिर एंशिएंट, फिर मिडिवल, फिर मॉडर्न पढ़ रहा है। तो समस्या ये आ रही है कि एक बार एंशिएंट हिस्ट्री को एक साथ कवर कर लिया जाए। जैसे देखिएगा, जैसे कक्षा 7 6 की जो एनसीईआरटी है, जैसे आप देखेंगे तो कक्षा 6 की ये एनसीईआरटी है, न्यू एनसीईआरटी है। अब इस एनसीईआरटी में इस एनसीईआरटी में मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बात की गई है, समझेंगे। तो मैंने लिखा 6 की एनसीईआरटी न्यू एनसीईआरटी है, तो इसमें एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ रहे होंगे, लेकिन ये एंशिएंट हिस्ट्री कवर नहीं कर रहा होगा। तो आप इसके साथ में पढ़ेंगे हमारे साथ 12th का फर्स्ट पार्ट, 12th की एनसीईआरटी जो है उसका फर्स्ट पार्ट है, आप उसको पढ़ लीजिए। और उसके बाद जो जैसे आप रामसर शर्मा की एनसीईआरटी है, जैसे ओल्ड एनसीईआरटी, अगर आप ये दोनों किताबें नहीं पढ़ना चाहते हैं, 6 की न्यू एनसीईआरटी, 12th का न्यू एनसीईआरटी, ये नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो रामसर शर्मा की ये पुस्तक आती है ओल्ड एनसीईआरटी, आप इसको पढ़ लीजिए, आपका प्रीलिम्स का सवाल निकल जाएगा। समझ रहे हैं? अभी मेरे पास हार्ड कॉपी में तो नहीं है, तो मैं ऑनलाइन में दिखा रहा हूँ। आप फिर रामसर शर्मा, मैंने नाम भी लिखा है, रामसर शर्मा की ओल्ड एनसीईआरटी पढ़ लीजिए आप, तो काम हो जाएगा, है ना। कुछ ठीक है। तो हमने क्या कहा कि पहले हम 6 की एनसीईआरटी पढ़ते हैं, 6 के साथ ही हम 12th का फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे और उसके साथ रामसर शर्मा पढ़ेंगे। इन तीनों के हम शॉर्ट नोट्स बना लेंगे, तो हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का लगभग 80% सिलेबस कवर हो जाएगा। एक साथ एंशिएंट हिस्ट्री की सारी बातें कवर हो जाएंगी, आपको बेखराव की जरूरत नहीं है। और हम सब लोग जानते हैं कि यूपीएससी या पीसीएस में 100% तैयारी हम कभी नहीं कर सकते हैं, हमारी 70 और 75% तैयारी हो जाए इनफ है। तो ये तीनों एनसीईआरटी पहले प्राचीन भारत के इतिहास को कवर करा देंगे। सेम मध्यकालीन भारत के इतिहास पढ़ना है, तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में मैंने कहा कि 7th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे हम न्यू वाली, और 12th का सेकंड पार्ट, हमने यहाँ 12th का फर्स्ट पार्ट बताया है, यहाँ 12th का सेकंड पार्ट पढ़ेंगे।
और इसके साथ पढ़ेंगे हम सतीश चंद्रा। आप इन दोनों एनसीईआरटी से परिचित होंगे। जो न्यू एनसीईआरटी 7th की एनसीईआरटी जिसमें मिडेबल है, 12th का सेकंड पार्ट इसमें मिडेबल है, और सतीश चंद्रा की किताब, ये किताब सतीश चंद्रा की इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियमों में आती है। आप इसको कवर कर लेंगे तो कम से कम आपका एंशिएंट मिडेबल हिस्ट्री पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इस किताब से आप देखेंगे हर बार हूबहू लाइन बाय लाइन सवाल पूछे जा रहे हैं। फिर वही बात, अगर आप इन दोनों किताबों को नहीं पढ़ना चाहते हैं, 7th की और 12th की सेकंड पार्ट नहीं पढ़ना चाहते हैं, तो आप इस किताब को पढ़ लीजिए। आपका मिडेबल का, क्योंकि आप जानते हैं कि मिडेबल हिस्ट्री है वो आपके मेंस में नहीं है, कल आर्ट एंड कल्चर है वो हम अलग से कवर कर रहे हैं, तो आप इसको पढ़ लीजिए अगर ये दो किताबें नहीं पढ़ना चाहते। लेकिन आप चाहते हैं कि मिडेबल पर आपकी समझ बहुत अच्छे से विकसित हो जाए, आपकी कला संस्कृति पर समझ विकसित हो जाए, तो आप कक्षा 7 की एनसीईआरटी पहले पढ़ें, फिर 12th का सेकंड पार्ट पढ़ें और फिर इस किताब को पढ़ें। इन तीनों किताबों को पढ़ने के बाद फिर आप इस पर एक शॉर्ट नोट्स बनाएं अपना स्वयं का, जो आपके प्रीलिम्स और मेंस के लिए काम आएगा। जो काम हमने यहाँ किया सेम काम यहाँ करेंगे। उसके बाद यदि आपको मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है तो इसके लिए पढ़ेंगे हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी। जैसे ये किताब है कक्षा हमारे अतीत का थर्ड पार्ट, तो कक्षा 8 की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे न्यू। वैसे ही 10th की एनसीईआरटी पढ़ रहे होंगे, ये 10th की एनसीईआरटी है तो आप इसको पढ़ सकते हैं, 10th की एनसीईआरटी है ना। और 12th का थर्ड पार्ट, 12th का थर्ड पार्ट देखेंगे तो ये जिस तरीके से मैंने कहा कि यहाँ 12th का फर्स्ट पार्ट, मिडेबल के लिए 12th का सेकंड पार्ट और मॉडर्न के लिए 12th का थर्ड पार्ट, ये किताब अपने आप में तीनों किताबें आपके मॉडर्न का लगभग सिलेबस कवर कर देंगे। अगर फिर भी आप नहीं चाह रहे हैं कि एंशिएंट से हमारा काम नहीं हो रहा है, तो फिर एक किताब जो मैंने यहाँ नहीं लिखी, ये ओल्ड एनसीईआरटी, ये वाली दोनों, इधर भी ओल्ड है ये भी ओल्ड है। एक ओल्ड एनसीईआरटी और बताता हूँ जो सब लोग पढ़ते हैं, जो सतीश चंद्रा, वो बिपिन चंद्रा की, सॉरी बिपिन चंद्रा की है ओल्ड एनसीईआरटी। अभी दिखाता हूँ किताब आपको। ये सबसे बेस्ट किताब है मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। आप पढ़ेंगे इसको तो आपकी मॉडर्न हिस्ट्री बहुत अच्छी समझ हो जाएगी। यदि आप इस किताब को पढ़ते हैं तो स्पेक्ट्रम को नहीं पढ़िएगा। स्पेक्ट्रम में केवल और केवल फैक्ट दिए हुए हैं, बाकी सारी थ्योरी आप वो ही दिए है। अगर आप इसको पढ़ लेते हैं फिर उसको पढ़ेंगे तो आपको लगेगा इन्होंने उनकी कॉपी की है, या उसको पढ़ करके इनको पढ़ते हैं तो लगता है इन्होंने उनकी कॉपी की है। दोनों में वो भी लाने लिखी हुई है ना, तो एक को पढ़ने की आवश्यकता है। तो आपका मॉडर्न हिस्ट्री का कंप्लीट हो जाता है। तीनों के फिर शॉर्ट नोट्स बना लेंगे हम पढ़ करके। उसके बाद जब वर्ल्ड हिस्ट्री की बात होती है तो विश्व इतिहास में जो आपका सिलेबस है, आप जानते हैं कि विश्व इतिहास से आप देखेंगे तो 19 में कोई सवाल नहीं पूछा गया, 20 में सवाल नहीं पूछा गया, 21 में एक सवाल पूछा गया। तो मॉडर्न हिस्ट्री से आपका एक सवाल पूछा जाता है, एक या दो सवाल पूछेंगे, कभी कभार नहीं पूछते हैं। तो हम चाहेंगे कि हम रिस्क ना लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री जो वर्ल्ड हिस्ट्री वाला जो हमारा पोर्शन है, सिलेबस है, उसको आप ऐसे कवर कर लीजिए कि अगर विश्व इतिहास से कोई सवाल आता है तो आप कम से कम उसमें कुछ लिख पाए। और इतनी समझ विकसित करने के लिए आपके पास 9th की एनसीईआरटी है जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम से शुरुआत हो रही है, और 11th की एक एनसीईआरटी है जो सबसे बेस्ट है। जैसे मैं दिखाऊंगा आपको, ये 11th की एनसीईआरटी है जिसमें पूरा विश्व इतिहास दिया हुआ, बहुत पीछे से लेकर के समझाने की बात कही गई है। और आप इसके साथ साथ में एक 9th की एनसीईआरटी और पढ़ सकते हैं, ये 9th की एनसीईआरटी। तो दो किताबें हैं आपकी विश्व इतिहास के लिए, एक ये वाली और एक ये वाली। ये दोनों किताबें आप पढ़ेंगे तो विश्व इतिहास पर आपकी एक बहुत अच्छी समझ विकसित हो जाएगी, जिसके माध्यम से अगर एक या दो सवाल जो आएगा मेंस में उसको आप लिख पा रहे होंगे। तो हम एनसीईआरटी के माध्यम से इस प्रकार से इतिहास को पढ़ेंगे। बाकी पढ़ने पढ़ाने के दौरान जो चीजें मैं बोर्ड पर डिकोड करूंगा वो सब एक मिक्सर होगा सब कुछ का। जैसे मैंने कहा कि हम कक्षा 8 की एनसीईआरटी, 10th की एनसीईआरटी, 12th की बिपिन चंद्रा का एक शॉर्ट नोट्स बनाएंगे जो मैंने तैयार कर रखे हैं। उन पर पढ़ाने के दौरान जब टॉपिक वाइज पढ़ रहे होंगे तो समझेंगे कि उसमें कक्षा 8 की एनसीईआरटी कंटेंट होगा, इसका भी होगा, इसका भी होगा। मतलब अगर 1857 पढ़ रहे हैं तो 1857 का मतलब 1857 के वो सारे टॉपिक जो यहाँ कवर कर रहे होंगे। वैसे ही जब हम मौर्यकाल पढ़ रहे होंगे तो मौर्यकाल का कहा मैंने, जहां जहां एनसीईआरटी जो मिलेगा, रामचंद्र शर्मा की मिलेगा, सारी चीजें मिल रही होंगी। वही मध्यकाल में पढ़ रहे होंगे। तो इस प्रकार हम एक शॉर्ट नोट तैयार कर लेंगे जो प्रीलिम्स और मेंस के लिए काम आएगा। धन्यवाद।